प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 के हिंदी कंपलसरी अनिवार्य में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं त्रिलोचन जी। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। इनकी प्रमुख रचना में धरती, गुलाब, बुलबुल, दिगंत, मेरा घर, जीने की कला आदि इनके काव्य संग्रह हैं। संकलित कविता में कवि अपने धरती काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें यह बताना चाहता है यहाँ पर कि इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर विरोध जताया एक तरह से, क्योंकि कवि यह बताना चाहता है कि इस कविता की नायिका चंपा किस तरह से वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रहार करती है। वो कहती है इस शिक्षा प्रणाली ने ही हमारे घर को तोड़ा है, और इसका वो पुरजोर विरोध करती है। चूंकि उसका मानना है कि आज इस आर्थिक परेशानी के कारण उसका पति कमाने के लिए विदेश या प्रदेश या प्रवास में जाता है, और जो उसके साथ रहना चाहिए था आज भी उससे बिछुड़ जाती है। तो हमारी यह शिक्षा प्रणाली ही एक ऐसी कारण है जिसके कारण उसका घर टूट रहा है। तो किस तरह से वो शिक्षा प्रणाली का विरोध करती है और अपने पति को बाहर भेजने से वो मना करती है, और फिर भी वो जाता है तो उस पर जहाँ कलकत्ता शब्द यहाँ कविता में आता है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि वो शहरी नष्ट हो जाए तो निश्चित है यदि वो शहरी नष्ट हो गया तो वहां पर मेरा पति क्यों जाएगा, अर्थात वो मेरे पास ही रहेगा। अति सुंदर कविता है। मैं आपको बता दूं एक बात, कवि त्रिलोचन वैसे प्रगतिशीलवादी धारा के कवि हैं, लेकिन छायावाद की रोमानियत इनके काव्य संग्रह में या कविता में देखने को मिलती है। देखिए, हम कविता देखते हैं सबसे पहले कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। आप देखिए अपनी पुस्तक में कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यहाँ काले काले शब्द जो है शिक्षा प्रणाली का विरोध करने के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यानी पढ़ाई का विरोध करती है, वो अनपढ़ नायिका है। इस कविता की अनपढ़ नायिका स्वयं जब देखती है पढ़ते हुए कि जब मैं कविता पढ़ता हूँ या मैं पाठ पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आकर देखती है कि काले काले अक्षरों पर कैसे ये स्वर निकल जाते हैं, उसको आश्चर्य होता है इस बात का। अर्थात पढ़ाई के प्रति वो अनपढ़ है, तो इसलिए पढ़ाई के महत्व को समझती नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर उसके लिए जब आवत चरितार्थ होती है यहाँ पर। तो कहते हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है मेरे पास, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, आश्चर्य होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, एक सुंदर नाम के व्यक्ति की बेटी है वो। सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। देखिए, कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल सरल सहज शब्दावली का प्रयोग है। एक एक शब्द को आप आसानी से समझ सकते हैं, और इतनी सरलता के साथ अपने भावों को भी अभिव्यक्ति दी है कवि त्रिलोचन कि चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाया को लेकर चरवाही करने जाती है, अपनी गाय भैंस पशुओं को लेकर के चराग में चराने के लिए जाती है, अर्थात गाय भैंस चराती है चंपा। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, शैतानियत भी है उसके तरफ, उछल कूद करती रहती है, कभी कभी उद्यम करती है, अर्थात बच्चों की नेचुरल या प्राकृतिक स्थिति होती है कि उनको इधर से उधर घूमना, दौड़ना, लड़ना, झगड़ना, खेलना, कूदना स्वाभाविक प्रकृति होती है बालक। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मेरी कलम को चुरा के ले जाती है। कभी देखता है, कभी उस चंपा के भावों को किस तरह बताने का प्रयास करता है कि मैं जब कभी कहता है कि मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कलम को चुरा, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं, पाता हूं उस कागज, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। कभी मेरे कागज को छिपा लेती है, कभी पेन को छिपा देती है। तो मैं जब इस स्थिति को, चंपा के स्वरूप को या चंपा की प्रकृति को देखता हूं, हालांकि बाल प्रकृति है, ऐसा करना कोई खास बात नहीं, लेकिन चंपा के द्वारा ये किए गए कार्य क्यों किए जा रहे हैं, ये कविता के बाद में आपको पता चलेगा। चंपा ऐसा क्यों करती है। चंपा कहती है, तुम कागज की गोदा करते हो दिन भर। कवि से चंपा अपने बात कहती है, तुम दिन भर कागज गोदा करते हो, अर्थात दिन भर लिखते रहते हो, क्यों? क्या ये काम बहुत अच्छा है कि आप जो कागज पर लिखते रहते हो, क्या ये कविता रचना या लेखन कार्य करना ये अच्छा कार्य है?
यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि बच्ची की इन बातों को सुनकर के वो हंसने लग जाता है कि देखिए किस तरह से एक बच्ची जो चरवाहे का काम करती है, गाय भैंस अपनी चराती है, और मेरे लिखने पर, मेरे पढ़ने पर, मेरी शिक्षा के बारे में किस तरह के उद्भव विचार अपने मन से निकालती है कि ये कोई अच्छी बात है। मैं ये सुनकर के हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है, लेकिन जब मेरे कहने पर जब मैं हंसता हूँ तो चंपा फिर चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन की बात, चंपा जब वहां मेरे पास आई तो मैंने कहा चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना जीवन के लिए लाभकारी होता है। चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। यानी विषम परिस्थिति में ये पढ़ाई तुम्हें काम देगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बाहर जाने पर उसका एक साथी, एक सहयोगी, एक मित्रवत काम आती है। इसलिए ये चंपा तुम भी पढ़ाई कर लो। मैंने उनसे ये कहा, चंपा से कि हारे गाड़े काम आएगा सरेगा गांधी बाबा की इच्छा है। अर्थात महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि पढ़ाई करो, नारी शिक्षा अति आवश्यक है। नारी शिक्षा पर उन्होंने जोर भी दिया है। सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अर्थात गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखें। अर्थात यहाँ पर सहज सरल अभिव्यक्ति के रूप में कवि ने चंपा के माध्यम से चंपा को बताने का प्रयास किया है कि पढ़ना लिखना हमारे लिए अति आवश्यक है। जीवन में पढ़ाई ही हमारा एक सर्वोत्कृष्ट गुण है जो हमें प्राप्त करना चाहिए। आज के अध्याय में इतना ही। कल हम इसका आदि कविता कल के लेसन के लिए तैयार करेंगे, तो आप स्वयं अच्छे से पहले इसे पढ़ें और समझ में नहीं है तो मुझे पूछें। धन्यवाद।